अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBBS एंड BDS लेक्चर्स। आज की जो वीडियो नंबर है हमारे यूट्यूब चैनल पर वो है 395, मतलब 394। सेम इसी तरह के वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट प्लेलिस्ट में, और हिंदी और उर्दू और उसके अलावा जो है इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में जो है आपको वीडियो मिलेंगे। इससे पहले जो वीडियो है उसमें जो है कंपोजिट की कंपोजिशन, क्लासिफिकेशन, पॉलीमराइजेशन, श्रिंकेज, कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर जो है मैंने सर की रिकॉर्डिंग से आप लोगों को बताया था। उसके अलावा जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर कंपोजिट की डेंटल मटेरियल से रिलेटेड जो है वो 18 मिनट की वीडियो मौजूद है। वो इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन की थी कि उसमें मैंने पूरे चैप्टर को कवर किया है। तो लिहाजा आज मैं आप लोगों को सर की दूसरी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, जिसमें सर ने कंपोजिट की जो है जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो सर ने कवर की है। तो ये जो है रिकॉर्डिंग है सर का तकरीबन 13 मिनट की, 12.46। तो इसमें सर ने जो है वो जो कंपोजिट की क्यूरिंग की जो सोर्सेज हैं वो सर ने एक्सप्लेन किया है। और उसके अलावा जो है सर ने जो है वो कंपोजिट की प्रॉपर्टीज़, इंडिकेशन, कंट्राइंडिकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और इसके बाद जो कंपोजिट की जो एप्लीकेशन की क्लिनिकल स्टेप्स हैं वो सारे एक्सप्लेन किए कि किस तरह आपने कंपोजिट की बिलिंग करनी है, और इसके अलावा कैविटी प्रिपरेशन आपने किस तरह करनी है, और इसके अलावा जो है कौन सी बेविल ग्रूव्स वो किस तरह देने हैं कैविटी प्रिपरेशन में। तो ये सारी इस रिकॉर्डिंग में सर ने एक्सप्लेन किया है। तो ये रिकॉर्डिंग जो है मैं आप लोगों को अभी जो है वो स्टार्ट करूँगा। आ जाता है कि इसको क्योर करना है। अब क्योर या तो केमिकली होता है या फिर लाइट क्योर्ड होता है। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो लाइट क्योर्ड होता है। तो लाइट कौन कौन सी यूज़ की जा सकती है, उसमें आ जाती है या तो LEDs, लाइट एमिटिंग डायोड के क्योरिंग यूनिट्स मिलते हैं, या क्वार्ट्ज टंगस्टन हैलोजन QTH क्योरिंग यूनिट्स मिलते हैं, या प्लाज्मा आर्क क्योरिंग लाइट्स मिलती हैं, या फिर लेज़र मिलते हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा बकवास है ना, ठीक है, वो QTH है, क्वार्ट्ज टंगस्टन हैलोजन। ये अब यूज़ भी नहीं होता, ठीक है। जो बेसिकली आजकल यूज़ किया जा रहा है वो LEDs को प्रेफर किया जाता है, ठीक है। और अगर आपके पास प्लाज्मा आर्क हो या फिर लेज़र्स हो तो क्या ही बात है, ठीक है। अब पॉलीमराइजेशन को आपने इनिशिएट करना है। इसके अंदर बेसिक जो एक पॉइंट है वो ये है कि हर 1.5 to 2 mm के इंक्रीमेंट के लिए आपको क्योरिंग देनी पड़ेगी। यानी 1.5 to 2 mm का इंक्रीमेंट लगाओ, उससे मैक्सिमम जो डिस्टेंस है ना वो 1 to 1.5 mm होना चाहिए लाइट का, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आपने किसी की क्लास 4 की है, उसके अंदर आपने 1.5 to 2 mm की कंपोजिट की लेयर लगाई है, तो उस लेयर का डिस्टेंस लाइट से 1 to 1.5 mm होना चाहिए। ये आपका आ जाएगा MCQs में आ सकता है कि आपकी जो लाइट है यानी कि लाइट को 1.5 to 1 mm से दूर नहीं रखना। उससे दूर रखोगे तो पॉलीमराइजेशन सही तरह से नहीं होगी और आपको फिर फ़ायदा भी नहीं होगा, ठीक है, जो आप इससे हासिल करना चाह रहे हो। देन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इसमें जो है वाटर सॉर्प्शन की प्रॉपर्टी होती है, ये वाटर को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसकी जो वियर रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू कॉम्पोजिट, एज़ कम्पेयर टू अमलगम, ठीक है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम होती है, रेडियो ओपेक मटेरियल होता है, ठीक है। इसकी जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, जो माइक्रोफिल्स होते हैं उनमें ग्रेटर उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। लिहाजा ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वहाँ पे आप माइक्रोफिलर्स को यूज़ कर लेते हो, ठीक है। इसका जो सरफेस टेक्सचर है वो आप स्मूथ करते जाते हो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉलर फिलर पार्टिकल्स। अब आपने कंपोजिट का सारा जो बेसिक चीज़ें थी वो देखनी।
अब आपने देखना है कि मैंने किसी के टूथ प्रिपेयर करके उसमें फिल कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ कि इसके अंदर आइसोलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर तो आपका अंदर हाइड्रेशन हो जाएगी, वाटर पार्टिकल्स या सलाइवा आ जाएगा, तो वो कंटेमिनेट करेगा, पॉलीमराइजेशन को ख़राब करेगा, आपका जो रिजल्ट है वो सही नहीं आएगा, बॉन्डिंग अच्छे से नहीं होगी, तो आपको नुकसान है। तो सबसे पहले इसको आइसोलेशन इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी एक कंट्राइंडिकेशन ये बन जाती है कि ऐसे एरियाज़ जहाँ पे आपको आइसोलेशन नहीं मिल सकती, वहाँ पे आप इंस्टेड कि आप कॉम्पोजिट करो, आप अमलगम करते हो। उसके बाद आ जाता है क्लूजल फैक्टर्स। इनके अंदर वियर रेजिस्टेंस कम है, जैसे कि मैंने बताया, लिहाजा क्या कहते हैं, जो नई स्टडीज़ हैं वो तो ये कहती हैं कि इसकी अमलगम जितनी ही है तो इतना टेंशन नहीं है। लेकिन ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर जो बहुत ज़ोर से बाइट करते हैं, ब्रक्सिज्म है उन्हें, या फिर वो क्लेंचिंग करते हैं, उस वक्त में प्रेफर करें कि आप उसको अमलगम दें रेदर देन कॉम्पोजिट, ठीक है। या फिर वो पोस्टीरियर टीथ पे जहाँ पे जोर बहुत ज़्यादा लगता है वहाँ पे। दैन उसके बाद आ जाता है आपकी स्किल कैसी है, ऑपरेटर कैसा है, ऑपरेटर को ये करनी आती है कि नहीं आती, ठीक है। जो बेसिकली इसकी टूथ प्रिपरेशन तो इजी है, लेकिन इसको प्लेस करना, इसकी आइसोलेशन, उसके बाद इसका वो बॉन्डिंग एजेंट वगैरह सारा जो सिस्टम है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उस मामले में ये टेक्निक सेंसिटिव है, लेकिन जो इसकी प्रिपरेशन है वो इजी है। इंडिकेशंस क्या है कि आप किसी में भी डाल सकते हो, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। कोर बिल्डअप्स इससे करते हैं, सीलेंट्स के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है। इससे वेनियर्स बनते हैं, ठीक है। डायस्टीमा क्लोज करते हैं। इसको आप क्या कहते हैं, क्राउन ब्रिज को सीमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। इससे टेम्परेरी रेस्टोरेशंस कर सकते हो, ठीक है। अगर दो दांत एक दूसरे से मतलब हिल रहे हैं वो, तो आप उन दोनों को इससे ज्वाइन भी कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, साथ वाले दांत से ज्वाइन कर दो जो बिल्कुल ठीक है, तो जो ये वाला दांत है वो अपनी जगह पे पक्का हो जाएगा। दैन जब वो उधर उसकी पेरियोडोंशियम हेल्दी हो जाए, दैन इसको निकाल दो। कंट्राइंडिकेशन क्या है कि बेसिकली आपका ऑपरेटर फैक्टर आ जाता है कि आपको करनी नहीं आती, आपकी स्किल नहीं है। देन आ जाती है हैवी एक्लूजन, बंदा ब्रुक्सिज्म करता है। देन आ जाती है आइसोलेशन, जहाँ पे आइसोलेशन नहीं कर सकते वहाँ पे नहीं करनी। उसके बाद एडवांटेजेस क्या है, एस्थेटिक होती है, टूथ स्ट्रक्चर कम निकालना पड़ता है, ठीक है। आराम से आप टूथ प्रिपरेशन कर लेते हो, यानी टूथ प्रिपरेशन इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स, ईजी है, ठीक है। इंसुलेटिंग होती है, इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो लो है, यानी आपके दांत की जो पल्प है उसको बचा के रखती है, ठीक है। ज़्यादा उधर तकलीफ़ नहीं होती जो कि अमलगम में हो रही थी, ठीक है। हर जगह इस्तेमाल होती है, रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अमलगम एक दफ़ा एक जगह से फ्रैक्चर आ गया, पूरी निकालोगे दोबारा करोगे। इसका क्या, थोड़ा सा आ गया, वहाँ पे दोबारा से बॉन्डिंग एजेंट लगा के उसको साथ नहीं डाल दो कॉम्पोजिट, तो वो उसके साथ पॉलीमर बना के सही हो जाएगी, रिपेयर कर सकते हो इसको। उसके बाद इसकी माइक्रो मैकेनिकल टेंशन है, इंस्टेड के जैसे अमलगम में थी कि आप उसको मैकेनिकल टेंशन देते थे, इसके अंदर बॉन्ड कर रहा है टूथ स्ट्रक्चर के साथ, तो ये इसका एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि आपकी पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज की वजह से इसमें गैप बन सकता है, या फिर आप क्या कहते हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम इसको इंसर्ट कर रहे होते थे ना ऑपरेटिव में भी, तो किसी पिट में, तो जब हम अंदर उसको कंडेंसर से भी फॉर एग्जांपल अंदर लेके जाते थे पिट के, तो ये साथ ही वापस आ जाती थी, ठीक है। तो वहाँ पे गैप बन सकता है उस एरिया में, ठीक है। टाइम ज़्यादा लेती है क्योंकि सबसे पहले एच करोगे, फिर उसके बाद उस पर बॉन्डिंग एजेंट लगाओगे, फिर उसके बाद कॉम्पोजिट लगाओगे, फिर उसके बाद उसको फिनिश करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसको दोबारा से पॉलिश करोगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर उसको करोगे, बॉन्डिंग एजेंट लगा के छोड़ोगे, तो काफ़ी लंबा काम है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। कॉस्टली ज़्यादा होती है, महंगी पड़ती है, ठीक है। गरीब बंदा नहीं लगवा सकता, ठीक है। टेक्निक सेंसिटिविटी ज़्यादा है, आइसोलेशन चाहिए आपको प्रॉपर स्किल चाहिए इसको करने के लिए, ठीक है। देन इसको हाई स्ट्रेस एरियाज में नहीं दे सकते, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, इसकी अगर आपने बॉन्डिंग नहीं सही की तो ये एक्सपैंड करता है, ठीक है, विद
जब इसको हीट देते हैं तो ये एक्सपेंशन करता है, इसकी एक्सपेंशन ज़्यादा है, तो इसकी बॉन्डिंग नहीं सही होगी, तो जब ये एक्सपेंड करेगा तो वहाँ से इसकी बॉन्डिंग लूज़ हो जाएगी और ये उतर जाएगी। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। दैन इसको क्लिनिकली क्या क्या किया जाता है, सबसे पहले आपने इनिशियल क्लिनिकल प्रोसीजर्स करने हैं, उसमें डायग्नोसिस, हिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद देख लेना सारा कि कौन सा दांत है उसको करना है मैंने। लोकल एनेस्थीसिया देते हैं ताकि सलाइवा कम से कम प्रोड्यूस हो, पेशेंट भी आपका सुकून से करा ले, ठीक है, वो कहे ना जी मुझे दर्द हो रही है बार बार, ठीक है। उसके बाद आपने जो जिस जगह पे ये करनी है वहाँ से आपने सारी प्लाक, ठीक है, कोई भी स्टेन है उसको रिमूव कर लेना है, कैलकुलस रिमूव कर लेना है, क्योंकि ये अगर नहीं करोगे तो वो आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी, क्या कहते हैं, ये सर इससे बॉन्डिंग इफेक्ट होती है अगर इसमें किसी किस्म का कंटेमिनेशन आ गया। उसके बाद आप शेक सेलेक्ट करते हो, ठीक है, कि कौन सा शेक देना है एंटीरियर्स के अंदर, ठीक है, डिफरेंट शेड गाइड्स मिलती हैं अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। एक पॉइंट है इसमें याद रखने वाला कि जो आपका इंसाइजल थर्ड होता है, ठीक है, वो लाइटेस्ट होता है, ठीक है, जो अक्लूजल थर्ड होता है वो डार्केस्ट होता है, ठीक है, यानी इंसाइजल थर्ड लाइटर और ट्रांसलूसेंट सबसे ज़्यादा है, क्लोजल जो सर्वाइकल थर्ड है वो सबसे ज़्यादा डार्कर है, और जो मिडल थर्ड है वो ऑफ द क्राउन, वो इन दोनों के बीच में उसका कलर होता है। तो उसके हिसाब से आपने शेड सिलेक्शन करनी है। शेड सिलेक्शन ऐसे भी कर सकते हो कि आप उसके उधर लगा दो, उस एरिया पे थोड़ी सी लगा दो कॉम्पोजिट, और कॉम्पोजिट लगा के आप उसको क्योर करो और देख लो कि उसका टुथ से मैच कर रहा है कलर के नहीं कर रहा। देन उसके बाद आइसोलेशन आ जाती है, रबर डैम से कर सकते हो, वेजिस लगा सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको आती हैं ड्यूरिंग आप जब करते हो, उनके नाम थोड़े से पता होने चाहिए। पुअर आइसोलेशन है, ठीक है, तो उसको सोल्यूशन ये होगा कि आप उसकी अपनी टेक्निक को मॉडिफाई करो, मैट्रिक्स बैंड लगा लो, ठीक है, अगर कॉम्पोजिट नहीं लग सकता तो छोड़ दो, फिर उसकी जगह अमलगम कर लो, ठीक है, और दोबारा उसके ऊपर बॉन्डिंग ज़्यादा लगा दो, बॉन्डिंग एजेंट। दूसरा आ जाता है वॉइड्स, ठीक है, वॉइड्स को रिमूव करने के लिए आपको केयरफुल अपनी टेक्निक को करना पड़ेगा, ठीक है, यूज़ कर ले, पैकेबल कॉम्पोजिट्स को यूज़ कर लें, ठीक है। वीक और मिसिंग प्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट्स, उसमें आ जाता है कि आपने अगर मैट्रिक्स नहीं प्लेस किया, वीक प्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट्स आ जाते हैं 2, 3 और 4 में, क्लास 2, 3, 4 में, तो उसके लिए आप उधर मैट्रिक्स बैंड लगाओ, ठीक है। देन उसके बाद वो जो होती है सेलुलर स्ट्रिप्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन कुछ अगर उसमें जो क्योरिंग टिप्स आती हैं, ठीक है, लाइट की, वो उस एरिया में घुस जाती हैं, ठीक है, प्रॉक्सिमल एरिया में, तो वहाँ पर ज़रा अच्छी क्योरिंग हो जाएगी आपकी। अगर आपने शेड कलर सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप कोशिश करो नेचुरल लाइट यूज़ करो। जब शेड आपने सेलेक्ट करना है थोड़ा सा शेड उधर लगा दो टूथ पे, उसके बाद क्योर करो, देख लो, ठीक है, और ये पता होना चाहिए कि किस किस एरिया में कौन कौन सा शेड आप दे सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी के सर्वाइकल थर्ड पे गेज है तो आप उसको थोड़ा सा डार्कर शेड दो, क्योंकि उसका कलर उस तरह का होता है। रिटेंशन नहीं सही आ रही तो आपको बेवल्स देने हैं, फ्लेयर्स देने हैं, सेकेंडरी टेंटिव फीचर्स, पिन ग्रूव्स, कोव्स वगैरह डाल दो उसमें, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, आइसोलेशन अच्छी हो बॉन्डिंग के दौरान, तो तब सही रहता काम। दैन उसके बाद आ जाता है कि कंटूरिंग और फिनिशिंग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि आपने उसको ज़्यादा कंटूर दे दिया, अंडर कंटूर दे दिया, ठीक है, तो उसमें क्या कि आपने अपना ये सारे आपके अपने फैक्टर्स हैं कि आप उसमें रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स को केयरफुली यूज़ करो, ठीक है, मैट्रिक्स प्लेसमेंट अच्छी तरह से करो, ठीक है, एम्बेजर्स को आपने उसको बंद नहीं कर देना, ठीक है, इंटरप्रॉक्सिमल स्पेसिस भी रखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं यूज़ करने जो रफ सरफेस प्रोड्यूस करें, ठीक है, और सारे जो उसके एंगल्स हैं उधर से उसको देख लेना कि सारी की सारी कंटूर है कि नहीं है। तो ये बेसिकली सारा इंट्रोडक्शन टू कॉम्पोजिट है, और इसमें यही